इन दोस्तों कैसे आप सभी आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं या कहें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है यह आपसे पूछा है। चलिए जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वह स्कर्वी होता है। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। या शरीर में कोलेजन के निर्माण, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। इसी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी के जो लक्षण हैं वह मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर नीले धब्बे, थकान और कमजोरी, घाव का धीमी गति से भरना या दांतों का गिरना। अब चलिए बताते हैं कुछ प्रमुख विटामिन जिसके रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वह थायमिन है। थायमिन विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का नाम है नियासिन या निकोटिनिक एसिड। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम हो जाता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है। मलेरिया जो है वह किस परजीवी के कारण होता है ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया जो है इसका परजीवी होता है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह परजीवी मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मानव शरीर में प्रवेश करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है। किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है यह आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जीवन का तत्व कहा जाता है क्योंकि यह श्वसन के लिए अनिवार्य है। सभी सजीव प्रणाली जैसे मनुष्य, पशु पक्षी आदि ऑक्सीजन बिना जीवित नहीं रह सकते। या जल का भी एक घटक है और जीवन के सभी जैविक क्रियाकलापों में भाग लेता है। ऑक्सीजन एटीपी के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आपको बताते हैं वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत क्या है। तो गैसों का प्रतिशत जो नाइट्रोजन का है वह 78%। यह हमारे पर्यावरण या वायुमंडल में 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वह 21% पाया जाता है। इसके बाद जो पाया जाता है आर्गन पाया जाता है। आर्गन जो है यह हमारे पर्यावरण में 0.93% पाया जाता है। यह पॉइंट भी ध्यान रखें। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है जिसकी प्रतिशत मात्रा 78%। उसके बाद ऑक्सीजन जिसकी प्रतिशत मात्रा जो है वह 21% है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अम्ल वर्षा जिसे बोलते हैं एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है। अम्ल वर्षा या का मुख्य कारण क्या है यह आपसे पूछा है। तो अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। अम्ल वर्षा तब होता है जब वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसें वर्षा जल के साथ अपक्रिया करके गंधक और नाइट्रिक अम्ल बना देते हैं। या अम्लीय जल पृथ्वी पर वर्षा, कुहासा, बर्फ या ओस के रूप में गिरता है। रासायनिक प्रतिक्रिया आपको बताएं तो SO2 प्लस H2O जब यह क्रिया करता है तो बन जाता है H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यह भी एक अम्ल हो जाता है। और NO2 जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस जल, जब यह क्रिया करता है, रासायनिक अपक्रिया करता है तो यह बन जाता है HNO3 जिसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसका जो प्रमुख स्रोत है थर्मल पावर प्लांट्स, पेट्रोल डीजल के चलने वाले वाहन और औद्योगिक धुएं। इसका जो प्रभाव पड़ता है अम्ल वर्षा का फसलों और पेड़ पौधों को हानि पहुंचाते हैं, ऐतिहासिक इमारतों का क्षरण करते हैं, जल स्रोतों की अम्लता बढ़ जाता है इसके कारण और मनुष्य स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है इसके कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पाचन की प्रक्रिया में लीवर किस प्रकार सहायक होता है। पाचन की प्रक्रिया में लीवर जो है वह किस प्रकार सहायता करता है यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पित्त रस बनाकर। लीवर पाचन प्रक्रिया में पित्त रस बनाकर सहायता करता है। यह पित्त रस गाल ब्लेडर में संग्रहित होता है और आवश्यकता पड़ने पर छोटी आंत में स्त्रावित होता है।
पित्तरस की जो भूमिका होती है वो वसा को छोटे छोटे बिंदुओं में तोड़ता है। पाचक एंजाइमों जैसे लिपेज को वसा पचाने में सहायता करता है। पाचन के लिए क्षारीय वातावरण बनाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मनुष्य की आंख किस प्रकार की लेंस प्रणाली होती है? मनुष्य की आंख किस प्रकार की लेंस प्रणाली होती है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस प्रणाली होती है। मानव नेत्र में मौजूदा प्राकृतिक लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है, जिसे कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। उत्तल लेंस को दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए भी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, बाकी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, गंडमाला रोग होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। यह हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा उत्पादन और विकास को नियंत्रित करता है। जब शरीर में थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, जिसे गंडमाला रोग होता है। इसका प्रमुख कारण होता है आहार में आयोडीन की कमी, थायराइड ग्रंथि की कार्य क्षमता में गिरावट, जिससे इससे हार्मोन संतुलन भी होता है। बाकी ऑप्शन में दिया रिकेटस, तो रिकेटस जो विटामिन डी की कमी से होता है। एनीमिया, एनीमिया जो होता है आयरन या लोहे की कमी से होता है। इसका भी दिया है तो विटामिन सी की कमी से यह होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है, एचआईवी वायरस शरीर में किसे प्रभावित करता है? एचआईवी वायरस जो है वह शरीर में किसे प्रभावित करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टी लिम्फोसाइट्स को। एचआईवी जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, एक ऐसा वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, या विशेष रूप से टी लिम्फोसाइट्स या CD4, ये भी एग्जाम में पूछता है। CD4 या टी सेल्स को लक्ष्य बनाता है, जो संक्रमण से लड़ने वाले श्वेत रक्त कोशिकाओं का हिस्सा होता है। क्या होता है, जब टी सेल्स नष्ट होते हैं तो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता घटती जाती है। समय के साथ एचआईवी संक्रमण बढ़कर एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पूछता है एग्जाम में सीधे सीधे एड्स का फुल फॉर्म, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम में बदल जाता है। विश्व एड्स दिवस भी पूछता है, तो विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह पॉइंट भी ध्यान रखें, विश्व एड्स दिवस जो होता है 1 दिसंबर को होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? ध्वनि तरंग जो है वह किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है, आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस। ठोस में ध्वनि तरंग जो है इस माध्यम में सबसे तेज चलती। कारण क्या होता है, ठोस पदार्थों में कण आपस में बहुत निकट होते हैं, जिससे कंपन तेजी से एक कण से दूसरे कण तक पहुंचते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछे, एसआई इकाई टेस्ला किस भौतिक राशि की है? एसआई इकाई टेस्ला किस भौतिक राशि की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र की है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई या सर्व वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के सम्मान में नामित किया गया था। अन्य विकल्पों की बात करें तो बल का जो मात्रक है एसआई वह न्यूटन है। दाब का जो एसआई मात्रक है वह पास्कल है। चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वह टेस्ला है, और ऊर्जा का जो एसआई इकाई है वह जूल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यूटेन। ब्यूटेन मुख्य रूप से एलपीजी में गैस होती है। एलपीजी जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एक ज्वलनशील गैस मिश्रण है जिसका प्रयोग रसोई गैस, हीटिंग और वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। इसमें ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह प्रमुख घटक माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओरस्टेड ने। हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने 1820 में यह खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीकी का विकास किसने किया था? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का जो विकास किया था वह एलेक्स जेफरीज ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलेक्स जेफरीज ने डीएनए फिंगरप्रिंट्स तकनीक का विकास किया था। अभी यह क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, गोल्डन राइस किस पोषक तत्व से समृद्ध होता है? गोल्डन राइस जो है वह किस पोषक तत्व से समृद्ध होता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ए से।
विटामिन ए से या जो है समृद्ध होता है। विटामिन ए से कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं आपको, तो विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, या वसा घुलनशील विटामिन है, या दिष्ट के लिए सबसे आवश्यक विटामिन है विटामिन ए। इसकी कमी से रतौंधी या नाइट ब्लेंडस रोग होता है, या त्वचा और झिल्ली को स्वस्थ बनाए रखता है। विटामिन ए शरीर में बीटा कैरोटीन से बनता है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यधिक मात्रा में लेना हानिकारक हो सकता है विटामिन ए। विटामिन ए को जो प्रमुख स्रोत है वह गाजर, पालक, आम, दूध, अंडा और मछली का तेल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस वैज्ञानिक को फादर ऑफ जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को फादर ऑफ जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पाल बर्ग को। या भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 10 केजी है और वह 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से गति कर रहा है, तो उस पर कार्य कर रहा बल कितना होगा? यह आपसे पूछा है। तो यहां पर दिया है द्रव्यमान जो दिया है यहां पर, द्रव्यमान जो दिया है यहां पर वो दिया 10 केजी, और त्वरण जो दिया है वह दिया है 5। तो बल बराबर जो होता है यम इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा 10 गुणे 5 बराबर 50। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा 50 न्यूटन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। तो एक बार यहां धुन से फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर जो द्रव्यमान दिया है 10 केजी दिया है, और बाकी त्वरण जो दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। बल बराबर होता है क्या? तो बल बराबर होता है यफ बराबर यम इंटू ए। तो सीधे सीधे आप यहां पर वैल्यू पुट कर लीजिए, और जब राइट आंसर आ जाएगा वो जाएगा 50 न्यूटन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, मोबाइल फोन किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? मोबाइल फोन जो है वह किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग करता है मोबाइल फोन, जिसका आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति को कौन से कारक बढ़ा सकते हैं? रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति को कौन से कारक बढ़ा सकते हैं, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है या कम कर देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया में स्थायी रूप से भाग नहीं लेता। उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को घटाकर अभिक्रिया को तेज करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, ताप ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को, अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया, सीधे सीधे वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। ताप ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? अगर आपका यह क्वेश्चन राइट हो जाता है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्मोकोपल कहते हैं। थर्मोकोपल एक ऐसा यंत्र है जो ताप ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो डायनेमो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है, ऊर्जा रूपांतरण या नहीं करता, और मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पाचन क्रिया में सबसे पहले कौन सा एंजाइम कार्य करता है? पाचन क्रिया में सबसे पहले कौन सा एंजाइम कार्य करता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमाइलेज। पाचन क्रिया की शुरुआत मुख से होती है। आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है कि पाचन क्रिया की शुरुआत सबसे पहले कहां से होती है, तो मुख से होती है। मुंह से की लार में पाया जाने वाला पहला एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जिसे टाइलिन भी कहते हैं। यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट विशेष रूप से स्टार्च को तोड़कर माल्टोज में बदल देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एक मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं? एक मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? त्रिकर्पाटी वाल्व, पल्मनरी वाल्व, माइट्रल वाल्व और एआर्टिक वाल्व, ये चारों वाल्व होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, घरेलू ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? घरेलू ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, यह आपसे पूछा है। तो घरेलू ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र है वह CaCl2 रासायनिक सूत्र है, या कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड होता है। इसका उपयोग जो होता है वस्त्रों और कागज को सफेद करने में, जल को शुद्ध करने में, कीटाणुनाशक के रूप में, साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के रूप में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, नीला थोथा क्या है? नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा जो है वो है CuSO4 इंटू 5H2O जो है वह नीला थोथा है। बिलोबिट्रॉल भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है CuSO4 इंटू 5H2O, या कॉपर सल्फेट
पेंट्राहाइड्रेट होता है और नीले रंग के कारण पहचान में आता है। इसका उपयोग जो होता है कृषि में कीटनाशक और फफूंदनाशक के रूप में, रासायनिक प्रयोगों में, विद्युत अपघटन में, रंजक और रंग बनाने में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है त्वचा का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? त्वचा का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलानिन पिगमेंट के कारण त्वचा का रंग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न पूछा है एलपीजी गैसों में गंध किस कारण आती है? एलपीजी गैसों में गंध जो है किस कारण आती है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथिल मर्कैप्टन के कारण, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5SH, इसका रासायनिक सूत्र होता है। या पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। गैस रिसाव की पहचान हेतु तो तीव्र गंध वाला या यौगिक मिलाया जाता है। एथिल मर्कैप्टन का रासायनिक सूत्र C2H5SH है। इसे एथेनथियोल भी कहा जाता है। यह एक संगठित यौगिक है जो तेज और सड़ी अंडे जैसी गंध देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है टाइफाइड किस जीवाणु कारण होता है? टाइफाइड जो है किस जीवाणु कारण होता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी के कारण जो है टाइफाइड होता है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु कारण होता है। यह रोग अक्सर प्रदूषित भोजन या पानी के माध्यम से फैलता है। इसके लक्षण क्या है? तो लगातार बुखार, पेट दर्द, दस्त या कब्ज, थकान और कमजोरी या शरीर में दाने हैं। अन्य विकल्पों की बात करें तो माइक्रो बैक्टीरियम जो दिया है या टीबी के लिए उत्तरदायी है। ई कोलाई जो दिया है वह आमतौर पर दस्त या आंत संक्रमण है। और स्ट्रेप्टोकोकस जो है गले में खराश है, निमोनिया के लिए उत्तरदायी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कीटों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा में किया जाता है? कीटों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा में किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोमोलॉजी में। कीटों का अध्ययन जो करते हैं वो एंटोमोलॉजी में करते हैं। बाकी ऑप्शन में दिया है बैक्टीरियोलॉजी तो जीवाणु का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान तो बॉटनी में इसका अध्ययन करते हैं, माइक्रोलॉजी में कॉकों का अध्ययन करते हैं और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते ही हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोस्टा की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? कोस्टा की ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एटीपी। एटीपी जिसे एडोसिन टाइफास्फेट भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है एटीपी का। एटीपी को कोस्टा की ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। जब भी कोस्टा को कोई कार्य करना होता है, जैसे मांसपेशियों की गतिविधि, तंत्रिका संकेत, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, एटीपी से ऊर्जा प्राप्त करता है। एटीपी की विशेषताएं क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है एडोसिन ट्राइफास्फेट, या बनता जो है माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन के जो है वह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। विटामिन के खून के थक्के जमाने वाले प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। इसका जो रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन है। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। आज का अंतिम क्वेश्चन है डीएनए की द्विसर्पिल या डबल हेलिक्स मॉडल किसने दी थी? डीएनए की द्विसर्पिल संरचना या डबल हेलिक्स मॉडल किसने दी थी, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, वॉटसन और क्रिक ने। 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना बताई। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने वर्ष 1953 में डीएनए की संरचना को डबल हेलिक्स मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था। उनके इस मॉडल को यह स्पष्ट दिया कि डीएनए में दो विपरीत दिशाओं में चलने वाली नाइट्रोजन बेसों की जोरदार श्रृंखला होती है जो हाइड्रोजन बांड के माध्यम से जुड़ी होती है। डीएनए मॉडल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट की बात करें तो यह खोज जो किया था आपको पहले ही बता दिए हैं। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो आता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसमें 4 बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ए जो हमेशा टी से होता है और जी जो होता है गुआनिन जो होता है वो हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ते हैं। तो ये रहे टॉप 30 साइंस क्वेश्चन। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया रोग जो होता है वह किस परजीवी के कारण होता है, यह आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।